जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कृषि अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या है सब्जेक्ट, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों में क्या है ना कि जो कृषि अर्थशास्त्र है वो काफ़ी बोरिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आते होंगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। क्योंकि मैंने भी ऐसा फेस किया था जब मैं भी 12th में था। ठीक है, आप लोगों की तरह। तो कैसे आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। और क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आए हैं पिछली बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो तो आपको पसंद आने वाला ही है। तो इससे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब लाइक कर देते हो ना थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे भी। तो लाइक कर दिया करो, ठीक है? आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो, कम से कम कमेंट किया करो, ठीक है? अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। बाँटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है? थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है? पुरानी जो कहावतें हैं, उन्हें कम से कम जीवित रखो। आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? पहला आपका जो क्वेश्चन है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखो, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा के जनक कौन है? देखो, जो अर्थशास्त्र में है, उसमें परिभाषाएँ हैं कुछ, ठीक है? पहला चैप्टर है आपका ये होता है डेफिनिशन का। तो उसमें जो एक होती है धन की परिभाषा, ठीक है? एक होती है कैस कौन सी कि धन की परिभाषा, धन की परिभाषा, ये किसने दिया था? देखो वीडियो तो लॉन्ग बनेगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो आपको देखना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वीडियो लंबा है तो आप छोड़ के चले जाओ, वीडियो देखना होगा। धन की परिभाषा ये किसने दिया था? तो एडम स्मिथ, एडम एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने जो है धन का, उन्होंने क्या कहा? कहा इकोनॉमिक्स जो है, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, वो धन का विज्ञान है। यानी कि एडम स्मिथ के अनुसार क्या था विज्ञान, एक अर्थशास्त्र क्या है, वो धन का विज्ञान है। ये उनका कहना था, ठीक है? इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, ऐसे हिंदी में भी ऐसे लिख के आएगा आपका, वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक किनकी है? तो आपके एडम स्मिथ जी की है, ठीक है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, अर्थशास्त्र की भौतिक, अब यहाँ पर क्या पूछा जाए, भौतिक कल्याण संबंधी, जो भौतिक कल्याण की अगर जहाँ पर बात आ जाए, जहाँ पर कल्याण की बात आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो वहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मार्शल साहब। कल्याण करने कौन जाएगा? मार्शल से जाएंगे। कल्याण करने कहाँ जाएंगे? हम मार्शल से जाएंगे। किससे जाएंगे कल्याण करने किसी का? तो हम मार्शल से जाते हैं। देखो, मार्शल जिसके पास होती है वही कल्याण करता है किसी का, ऐसे कोरिलेट कर लेना, ठीक है? तो मार्शल से जाएंगे कल्याण, यानी कल्याणकारी जो है, जो अर्थशास्त्र है, वो किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। वहीं आपको एक याद रखना है कि रॉबिन्सन ने क्या दिया था, इन्होंने किसकी, मतलब कि अर्थशास्त्र को क्या कहा था, यानी कि इनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या था? तो अर्थशास्त्र इनके अनुसार क्या था? स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, जिसको कहते थे दुर्लभता, से बोलते थे दुर्लभता का विज्ञान। ठीक है, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभता का विज्ञान है, यानी शास्त्र है, ठीक है? स्कैरसिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। ठीक, बस इतना ही आपको इस चैप्टर से, मतलब इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। चैप्टर एक लगभग पूरा चैप्टर की आपकी परिभाषा हो गई, क्योंकि मार्शल की बता दिया आपको, रॉबिन्सन की बता दिया और एडम स्मिथ की बता दिया, और जेके मेहता, ठीक है? ये भी अपने यहीं के हैं, ठीक है? भी याद रखने हैं, ठीक है? तो ये आपकी यहाँ पर ये जो है समाप्त होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? अब निष्क्रिय साधन क्या है आपका इसमें? तो इसमें जैसे कि आपके जो है, पहला है श्रम, दूसरा है आपका पूंजी, तीसरा है आपका साहस, एंड फोर्थ है आपका भूमि। तो इसमें कौन सा आपका जो है निष्क्रिय साधन है? देखो, उससे पहले आपको याद रखना है इसमें उत्पादन, उत्पादन के उपादान, उपादान ये क्वेश्चन बनता है। उत्पादन के कितने उपादान हैं? उपादान इन द सेंस, मतलब कि उत्पादन में हमें कोई चीज़ मान लो उत्पादित करनी है। मान लो तुम्हें आलू उत्पादित करना है, मान लो तुम्हें आलू उत्पादित करना है, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है? आलू का सीज़न भी चल रहा है, तो आलू का उत्पादन करना है तो आपको इस फील्ड पर तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको सबसे पहले क्या? जगह की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ज़मीन की, लैंड जिसे कहोगे, भूमि कहोगे। उसके बाद क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए। पूंजी यानी कि धन। अरे भाई, पूंजी होगी तभी तो लाओगे, बीज खरीद के लाओगे, ठीक है? खेत अगर आपके पास नहीं है तो खेत को लीज पर लोगे, यानी कि किराए पर लोगे, ठीक है? अब ये मत कहने लगना बटाई ले लिया भाई, ठीक है? तो यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा ना तुमको, 5 चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको क्या होगा?
लेना पड़ेगा, यानी कि किराए पर लेना पड़ेगा, ठीक है, लीज पर, ठेके पर कह सकते हो, ठीक है। तो पूंजी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? श्रम होना चाहिए, यानी कि उस पे कुछ लेबर कुछ काम करेंगे, क्योंकि लेबर उसमें भी काम करेंगे ना, अकेले सब पूरा कर नहीं लोगे। अगर आप भी करते हो घर के भी, मतलब कि इन द सेंस, मतलब कि उसमें लेबर भी लगेगा, ठीक है, नहीं श्रम भी लगेगा, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए आपके पास? भूमि श्रम संगठन पूंजी। संगठन, मान लो अभी तुम अकेले कर रहे हो, मान लो अगर कई लोग मिलकर कर रहे हो तो एक संगठन भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर अकेले कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर दो लोग मिलकर करते हो तो एक संगठन हो गया ना, तीन लोग हो जाए, चार लोग तो एक संगठन हो जाएगा, ठीक है। पांच क्या होता है? उद्यम, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। अब आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। अगर ये डूब जाता है तो क्या होगा? अगर मान लो बारिश हो जाएगी, फसल नहीं हुई तो क्या होगा? एक लोग के अंदर डर का जो है उसको सहने की क्षमता, या फिर उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर साहस है, ठीक है, भूमि श्रम संगठन उद्यम जिसे बोलते हैं, जो साहस है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, यानी कि करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये टोटल 5 होते हैं। तो उत्पादन, कोई चीज़ तुम्हें उत्पादित करना है तो ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उत्पादन उसका कर पाओगे, ठीक है। कौन-कौन सी? भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी और लास्ट में उद्यम। अब ये मत कहना यही सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है आपका जो ये 5 होते हैं उपादान जिन्हें कहते हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, भूमि के उत्पादन के कितने उपादान होते हैं? उत्पादन के कितने उपादान होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कहोगे भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम। इसको गाना बना लो, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम। ऐसे करके आपको गाना बना लेना, 2-3 बार गाते हुए स्कूल को जाना है, ठीक है। साइकिल से जाते होगे तो गाना गुनगुनाते हुए निकल जाना, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। नेक्स्ट आपका है आरबीआई की स्थापना किस सन में हुई? जो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बेसिक्स पहले से ही पता है, इसका क्या फुल फॉर्म होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की अगर बात करें, जब बात चलेगी, तो स्थापना हुई थी 1935 में। किसमें? 1935 में हुई थी। वहीं पर अगर बात करें योजना आयोग की, योजना आयोग, ये भी क्वेश्चन पूछा था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 किसमें? 1950 में हुई थी। ये भी याद रखना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, जिसका अब करंट में नाम जो है, यानी वर्तमान में उसका नाम क्या है? नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 तक जो है उसे योजना आयोग कहते थे, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, लेकिन अब जो है उसको नीति आयोग के द्वारा चेंज कर दिया गया है। फिर भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप डायरेक्ट बताओगे दिल्ली, हो जाएगा गलत, दिल्ली नहीं है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है आपका। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जितने चैप्टर हैं सभी से क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ताकि आपको एक आउटलुक मिल पाए कि कैसा है। नेक्स्ट है, लगान की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब कि लगान के बारे में किसने बताया था, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका बनेगा, तो डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, डेविड को भूल जाना, रिकार्डो को याद रखना, ठीक है। वैसे एक ही पूरा नाम है लेकिन छोटा याद रखना, रिकार्डो। रिकार्डो का नियम, रिकार्डो। अब रिकार्डो को कैसे याद रखोगे? लगान मूवी देखे हो, ठीक है, लगान मूवी देखे हो, बस लगान मूवी में मैच किस लिए खेला जाता है? लगान के लिए खेला जाता है ना। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए, मैच किसके लिए? रिकॉर्ड बनाने के लिए। उसमें क्या हुआ था? रिकॉर्ड बन गया था। कैसका रिकॉर्ड? कि लगान नहीं देंगे, इसका रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना है? रिकार्डो, रिकार्डो ने इसका धारणा दिया था लगान का। लगान का किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रिकार्डो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका टोटल कंजप्शन से जो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न, जिसे सीमांत तुष्टिगुण वाला हिंदी में कुछ कहते हैं। क्योंकि देखो, थोड़ा इंग्लिश में से पढ़ोगे थोड़ा आसान रहता है, हिंदी में थोड़ी इसकी शब्दावली जो समझ में नहीं आती है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न वो जो होता है उसी के द्वारा जो है आपका इसको डिफाइन किया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से किसी दिन डिटेल में। लेकिन यहाँ पर आपको समझना, जब सीमांत, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो, जब सीमांत उपयोगिता मतलब कि मार्जिनल, मान लो तुमने एक रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, ठीक है,
तो ये तुम्हारी क्या है, ये सीमांत उपयोगिता, ये जितनी आपकी सीमांत जब अधिकतम चरम पर पहुंच जाएगी, ठीक है, उसके बाद तो यही हमारे क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता, मतलब कि एक तुम खाए, दो खाए, तीन खाए, एक अधिकतम सीमा आएगी जहां तक तुम खा पाओगे, उसके आगे जो है उसका खाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। देखो इसको, इसकी लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में पड़ेगा, थोड़ा अगर उसकी लैंग्वेज जो है उसके शब्द होते हैं उसमें पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे एग्जाम्पल समझो, उसके बाद तो अपनी लैंग्वेज में से फ्रेम कर लो, ठीक है। तो मान लो एक खाए, दो खाए, तीन, एक ऐसा समय आएगा तुम उसके ज़्यादा नहीं खाने की इच्छा होगी तुम्हारी, मतलब पेट भर जाएगा तुम्हारा, मतलब मन ही नहीं होगा खाने का, ठीक है। तो वो जो होती है वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल सीमांत होती है, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता होती है जब ये शून्य हो जाती है, वही हमारी स्थिति होती है कि हमारी कुल उपयोगिता, यानी कुल हमारे खाने की जो क्षमता है, उपयोगिता का मतलब होता है कंज्यूम करना, ठीक है, उपयोगिता मतलब होता है उसे कितना हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है खाने की जो क्षमता है वो हमारी सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। जब हमारी सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है तो हमारी कुल उपयोगिता जो है अधिकतम हो जाती है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए डिटेल एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने जब कभी 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट है यानी कथन है, ठीक है, जब 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो उनके 7 मत होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो काफी मतलब कि विभिन्न प्रकार के, मतलब कि क्लियर नहीं है। कोई अर्थशास्त्री आता है कहता है धन का विज्ञान है, कोई आता है अपना कहता है कि कल्याण का विज्ञान है, कोई कहता है कि स्कैर्सिटी का साधनों का वो है विज्ञान है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जहां पर 6 अर्थशास्त्री आपस में मिलते हैं तो कोई एक जो 7वां मत होता है उसी को मानेंगे। मान लो 6 लोग हो, 6 अलग अलग मत दे रहे हो, तो किसी का तुम एक दूसरे को तो मानेंगे नहीं, इसीलिए तो एक कोई ऐसा निकाला जाता है जिससे हम सभी लोग माने, ठीक है। उसी के से संबंधित है। तो ये जब 7वां मत होता है, ये किसने कहा था यानी किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसे बार्बर ब्यूटन ने दिया था, इसने बारबरा ब्यूटन ने दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रासमान प्रतिफल के नियम, ठीक है, जो ह्रासमान प्रतिफल के नियम है वो किस पे लागू होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि केवल कृषि पर लागू होता है, जो कृषि होता है उस पर ह्रास प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी जो घिसावट होती है या डिमिनिशिंग जो लॉस होता है, इस प्रकार समझ सकते हो, ठीक है। कृषि पर लागू होता है, केवल उद्योगों में लागू होता है, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। जो ह्रास का प्रतिफल का नियम होता है वो सभी पर लागू होता है, यानी कि लॉस का जो नियम है वो सभी पर लागू होता है। ये सभी मैं डायग्राम, जो डायग्राम से समझाने वाले वो मैं डायग्राम के माध्यम से कोई छोटा सा टॉपिक लेकर उठा के आपको बता दूंगा। तो ह्रास का जो प्रतिफल का नियम है वो उत्पादन के जितने क्षेत्र होते हैं, जैसे तुमको बताया था ना भूमि श्रम संगठन में, तो उसके उपादान थे, तो उत्पादन का जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि कृषि है, उद्योग है, ठीक है, मत्स्य पालन है, ये सभी चीजें, तो सभी पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूमि उपादान का है, ये कैसा है, अनिवार्य उपादान है, गौण उपादान है, सक्रिय उपादान है, असीमित उपादान है, कैसा है, ठीक है। जैसे तुमको बताया था निष्क्रिय होता है, तो इसमें सक्रिय कौन सा होता है, इसका मतलब भूमि है क्या उपादान, तो ये अनिवार्य है, बिना भूमि के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कोई भी तुम ऐसा उद्योग बता दो जो बिना भूमि के कर पाओ, ठीक है। अब कहोगे कि सर हम तो पेन का वो करेंगे, ठीक है, अब पेन भी है जहाँ से आ रहा है वो जो भी उसके मटेरियल आए हैं वो भी कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्ट रूप से भूमि से ही तो निकले होंगे, भूमि से पर ही तो बनाए गए होंगे, यानी कि जो वहाँ की जो फैक्ट्री लगाओगे बनाने की वो कहाँ लगाओगे, भूमि पर ही लगाओगे, यानी कि लैंड पर ही लगाओगे, तो ये भूमि का जो है अनिवार्य साधन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, अनिवार्य साधन कौन सा है, तो आपका ये क्या है, भूमि। सक्रिय साधन जैसे कि पूंजी, ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जैसे कि इसमें पहला है, श्रम उत्पत्ति का एक नाशवान साधन है, उत्पत्ति का एक नाशवान साधन है, श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, दोनों कथन सही है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन हो जाएगा, तो देखो श्रम उत्पत्ति का एक नाशवान साधन है, ठीक है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इसमें दोनों हो जाएंगे, यानी कि जो आपका कथन फर्स्ट है और जो सेकंड है दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं है। अब ये पूंजी क्या होती है, ठीक है, पूंजी क्या है, पूंजी वो होती है, पूंजी को कह सकते हो एसेट, ठीक है, पूंजी वह होती है जिससे हम पैसा कमा सकें, मतलब ऐसी कोई वस्तु या कैश जिससे और पैसा कमाया जा सके, वो क्या है, वो हमारी पूंजी होती है, ठीक है। अब पूंजी किसी की भैंस हो सकती है, किसी का मकान हो सकता है, किसी की गाड़ी हो सकती है, ये सभी क्या है, पूंजी हैं, ठीक है, जिससे और पैसा बनाया जा सके।
ठीक है, ये सभी क्या है, पूंजी हैं, तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सॉरी। तो यहाँ पर देखो, एक जो है इमारतें, मशीन, कच्चा माल, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी पूंजी हैं जो राष्ट्र की पूंजी होती है। लेकिन शेयर मार्केट जो है, शेयर जो होते हैं वो राष्ट्र की पूंजी नहीं होती है। मान लो तुम्हारी कोई कंपनी है और कंपनी में आपको जो है वो लिए, तुम एक शेयर ले लिए, ठीक है, तो वो शेयर जो है राष्ट्र की पूंजी का थोड़ी हो जाएगी, वो राष्ट्र की पूंजी नहीं है। तो इमारतें, मशीन और कच्चा माल ये सभी राष्ट्र की पूंजी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विनिमय है? क्रिया विनिमय यानी कि पदक जीतना विनिमय है, उपहार प्राप्त करना, गेहूं क्रय करना, वस्तुओं का समान वितरण करना, तो विनिमय कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, गेहूं का विक्रय। देखो, हम कुछ भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं। खरीदने को क्रय कहते हैं, बेचने को विक्रय कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु का कर लिया जाता है विनिमय। अब विनिमय क्या है? विनिमय यही है। तो यहां पर समझना है आपको विनिमय। तो यहां पर क्रय और विक्रय, हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? विनिमय कहेंगे। अब इसमें एक वस्तु विनिमय होता है, पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता है ऐसा। जैसे वस्तु विनिमय में क्या होता था, मान लो तुम्हारे यहाँ गाँव में ज्यादातर ये सब चलता था, जैसे कि तुम समझ सकते हो, मान लो आज के तुम्हारे यहाँ दाल नहीं है, ठीक है, आज अरहर की दाल तुम्हें बनानी है, लेकिन अरहर की दाल आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे, तुम जाओगे, अरहर की दाल नहीं तुम्हारे पास, तो आपके पास उड़द की दाल है। तो मान लो तुम गए अपने पड़ोसी के पास, तुमने पूछा भैया जो है दीदी जो है आप हमें वो दे दीजिए, अरहर की दाल दे दीजिए, वो उसके बदले में आप क्या ले लीजिए हमसे, उसके बदले में हमसे क्या ले लीजिए, अरहर की दाल ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हें क्या मिल गई, तुम्हें मिल गई अरहर की दाल, उन्हें मिल गई क्या, उड़द की दाल। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि उन्हें भी उड़द की दाल चाहिए हो और तुम्हें अरहर की दाल तो चाहिए ही, ठीक है, बस इतना ही मैटर करता है, ठीक है। दोनों चीज़ों को अगर आपस में बात बन जाती है तो आप लोग आपस में चेंज कर लेते हो। ये क्या था, वस्तु विनिमय था, ठीक है। अब ये नहीं चलता है क्योंकि अब पैसे मतलब मुद्रा के रूप में चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, गेहूं का क्रय विक्रय, तो ये विनिमय हो जाएगा। जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में बात करेंगे इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत निम्नलिखित में से किस अवधि में निर्धारित होती हैं? बाजार की जो कीमतें हैं वो किस अवधि में होती हैं? उसके बाजार को मतलब बांटा जाता है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल में, अति अल्पकाल में, इससे बांटा जाता है। तो बाजार की जो कीमतें होती है वो किस काल में निर्धारित की हो जाती हैं? तो अल्पकाल में जो है निर्धारित हो जाती है बाजार की कीमतें, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, फैक्चुअल चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका उपभोग। उपभोग में वृद्धि के साथ कुल उपयोगिता क्या होती है? जब उपभोग में हमारी जब वृद्धि हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? तो उपयोगिता जो है वो बढ़ती है, ठीक है। उपभोग में जब वृद्धि होगी तो कुल उपयोगिता भी हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका, समानतः मांग घटती है जब, मांग कब घटेगी? समानतः मांग घटती है जब क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं। अब मान लो मांग कब घटेगी, अब जो प्याज है, अब प्याज 200-250 रुपये किलो बिकने लगे तो क्या होगा, उसकी मांग क्या होगी, घटेगी, यानी कि सभी लोग नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो जब महंगा होगा। अब मान लो बादाम जो है महंगा है, इस समय 800-900 रुपये किलो चल रहा है, तो सभी लोग खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो उसकी मांग क्या है, कम है, ठीक है। तो मान लो कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम होगी, यानी कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो लोग बहुत कम गाड़ियाँ बाहर निकालेंगे, ठीक है, कम पेट्रोल चलाएंगे। लोग इस कहने का मतलब जिससे आवश्यकता होगी वही करेगा, जाना होगा किसी को वही करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कि जब भाई मांग जब बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो सभी लोग उसको नहीं परचेज कर पाएंगे, नहीं खरीदने पाएंगे, तो वो क्या होगी, उसकी मांग भी कम हो जाएंगी। तो लोग कहते हैं ना कि ऐसे जैसे कि मान लो कि आपके बादाम हो जाए महंगे, ठीक है, बादाम महंगे हैं तो क्या कहें, बादाम खाते तो लेकिन क्या है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब अच्छे क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि जब पैसा है नहीं तो लाओगे कैसे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है इसमें समझना है आपको, ठीक है। तो जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में प्रथम पंचवर्षीय, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस अर्थशास्त्र के माध्यम से, ठीक है। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1951 में 1 अप्रैल। नेक्स्ट आपका है, उत्पादन के उपादान होते हैं, तो 5 उत्पादन होते हैं, आपको मैंने बताया था, भूमि श्रम संगठन पूंजी उद्यम, पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण, उत्पादन क्या है, वह प्रक्रिया जो वस्तु में तुष्टि गुण यानी कि उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता का सृजन करती है, उसे कहते हैं, ये मतलब उसकी परिभाषा है
तो ये उत्पादन के मतलब ये डिफिनीशन है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, तो इसे देने वाले कौन थे, तो इसे उसने दिया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तुष्टिगुण को थोड़ा इसको सर्च भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये बताइए कि तुष्टिगुण की उपयोगिता वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा, उससे देखकर आपको इसमें कमेंट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसमें करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से किसका गहरी खेती से सबसे अधिक महत्व है, मतलब किसका जो गहरी खेती क्या होता है, गहरी खेती का मतलब ये होता है मतलब कि कम जगह पर अधिक उत्पादन लिया जाए, जहाँ पर जगह तो कम हो, यानी कि भूमि का आपको कम प्रयोग में लाई जाए और उसमें अधिक उपयोग मतलब इसकी बार बार उसमें ज़्यादा उपज ली जाए, ठीक है, वो उसे गहरी खेती कहते हैं। और जो एक से होती है एक्सटेंसिव, जिसे एक्सटेंसिव कहेंगे, और एक होती है इंटेंसिव। देखो इंग्लिश के टर्म होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में इतना अच्छे से वो नहीं हो पाता है। तो एक्सटेंसिव क्या होता है, इसको आप समझोगे, इसको कहते हैं मतलब कि जो ज़्यादा भूमि पर, यानी कि अधिक भूमि पर जो है खेती की जाए, उपज तब होती है, मतलब तब उत्पादन लिया जाए ज़्यादा, इसमें क्या होती है, भूमि की आवश्यकता ज़्यादा होती है। एक्सटेंसिव, एक्स माने बढ़ा, एक्स माने क्या होता है, बाहर या बढ़ा हुआ, ठीक है। तो एक्सटेंसिव यानी भूमि अधिक, इंटेंसिव यानी सघन, इसका मतलब होता है सघन, सघन कह सकते हो, और सघन खेती या फिर गहन खेती, इस प्रकार से शब्द यूज होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव मतलब कम जगह, जगह तो आपकी कम लगे लेकिन उत्पादन इससे भी ज़्यादा लिया जाए, तो उसे बोलते हैं गहन खेती, ठीक, इंटेंसिव खेती, ठीक है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव से जो एक्सटेंसिव होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो भूमि की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर बात करें हम सघन में, तो इसमें पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी और प्रबंधन की ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, इसका मैनेजमेंट अच्छा करना होगा तुम्हें, और इसमें जो है कम जगह में अधिक उत्पादन लेना है, तो इसमें पूंजी भी ज़्यादा लगेगी। अब इसको कैसे उपयोग कर सकते हो, इसमें क्या होता है, तुम मल्टी क्रॉपिंग करो, यानी कि जो जिसे बोलते हैं आपका क्या नाम, इसका याद नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा यहाँ पर टायर सिस्टम, टायर सिस्टम का मतलब है जैसे कि रूफ गार्डनिंग सुने हो, रूफ गार्डनिंग में क्या होता है, मान लो ऐसे आपका ये फील्ड लगा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें आप पहले ऊपर नारियल का पेड़ लगा दिए साइड में, ठीक है, इसी में तुम लगा रहे हो केले का पेड़, उसके अंदर ही नीचे लगा दे रहे हो तुम क्या, लगा दो तुम केला लगा दो, ठीक, केला लगा दिया, उसके बाद जो अनानास होता है, ठीक है, पाइनएप्पल, उसे लगा दो, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो मतलब कि एक प्रकार से छत के ऊपर छत, इस प्रकार से टियर मतलब बन जाएंगे। नारियल का पेड़ सबसे ऊपर रहेगा, उससे छोटा पेड़ रहेगा केले का, केले से छोटा रहेगा उसका तुम्हारा हल्दी का कह सकते हो, मतलब ऐसे मतलब छोटे हाइट वाले, तो इस प्रकार से टियर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, मल्टी स्टोरेज सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, मतलब कम भूमि में अधिक उपज लिया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं इंटेंसिव। तो ये सभी चीज़ें इससे होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपका वीडियो ये पूरा समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ऐसे और क्वेश्चन चाहिए या कैसे चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद।